स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर उठता है, खासकर जब बच्चे अंग्रेजी लिखना सीखना शुरू करते हैं। सवाल ये है कि भाई कौन सी लिखावट पहले सिखाएं, वो सीधी साधी नॉर्मल प्रिंट या फिर वो घुमावदार कर्सिव। और ये सिर्फ खूबसूरती का सवाल नहीं है, ये सीखने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा है। हमारे पास सुरेंद्र कड़बे जी का एक लेख है जो इसी पर बात करता है और ख़ास तौर पर हिंदी माध्यम के छात्रों की मुश्किलों को भी देखता है। तो आज हम इसी लेख के सहारे समझेंगे कि इन दोनों लिखावटों के क्या प्लस माइनस हैं और भाई जो सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या ज्यादा सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। जैसा आपने कहा, यह सीखने में आसानी, मतलब कितना इजी है सीखना, पढ़ने में कितनी सहूलियत है, लिखने की स्पीड और हाँ, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। तो देखते हैं ये लेख क्या कहता है इस पर। तो सबसे पहले पकड़ते हैं नॉर्मल स्क्रिप्ट को, जिसे हम प्रिंट भी कहते हैं या ब्लॉक लेटर्स। ये वही है जो हमें किताबों में, अखबारों में, अरे हमारे फोन पर भी तो यही दिखती है, हर अक्षर अलग अलग, साफ साफ। जी, और इसके फायदे कई हैं, लेख भी यही बताता है। सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी फायदा है इसकी स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी, और सुपाठ्यता यानी लेजिबिलिटी। हर अक्षर इतना साफ होता है कि इसे पढ़ना बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, जो साफ दिखेगा वो आसानी से समझ आएगा। अच्छा, दूसरा फायदा कि ये सीखने में आसान है। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो अभी शुरू ही कर रहे हैं, मतलब बिगिनर्स। इसके अक्षर बनाने के तरीके, जो स्ट्रोक्स होते हैं, वो ज़्यादातर सीधी लाइनें हैं, गोले हैं या आधे गोले, सिंपल कर्व्स। इसमें वो कर्सिव वाले जटिल जोड़ या घुमाव नहीं है, तो बच्चे इसे जल्दी पकड़ लेते हैं। सोचिए ना, सीधी लाइन खींचना या गोला बनाना बच्चा पहले सीखता है। हाँ, ये बात तो है। और लेख में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है, इसका पढ़ने से सीधा कनेक्शन है। मतलब बच्चे अपनी किताबों में, कहानियों में, हर जगह यही प्रिंट ही तो देखते हैं। हाँ, और ये बहुत अहम पॉइंट है। जब बच्चे वही अक्षर लिखना सीखते हैं जो वो अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, तो उनके पढ़ने और लिखने की जो स्किल्स हैं वो साथ साथ डेवलप होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जिस फॉर्म को वो पहचान रहे हैं वही फॉर्म वो बना रहे हैं। इससे लर्निंग मजबूत होती है। मतलब दिमाग को दो अलग अलग टाइप के अक्षर याद नहीं रखने पड़ते, एक पढ़ने के लिए अलग, लिखने के लिए अलग। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और फायदा है, कंफ्यूजन कम होता है। हालांकि यहाँ कुछ मिलते जुलते अक्षर जैसे बी और डी या शायद पी और क्यू, उनमें शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों को, लेकिन ज्यादातर अक्षर इतने अलग और साफ हैं कि उन्हें पहचानने में गलती की गुंजाइश कम रहती है। हर अक्षर की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, तो मतलब स्पष्टता, सीखने में आसानी, पढ़ने से लिंक और कम कंफ्यूजन, ये तो प्रिंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो गए। पर क्या इसमें कोई कमी भी है? लेख कुछ नेगेटिव्स भी बताता है। हाँ, कमियां भी हैं। और सबसे मुख्य कमी जो बताई गई है वो है लिखने की धीमी गति, स्लो स्पीड। वो इसलिए क्योंकि हर अक्षर लिखने के बाद आपको पेन या पेंसिल उठानी पड़ती है, फिर अगला अक्षर शुरू करते हैं। इस उठाने रखने में टाइम जाते हैं तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तेजी से लिखना इसमें मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए एग्जाम वगैरह में या जल्दी जल्दी नोट्स लेने हो तो दिक्कत आ सकती है। संभव है, बिल्कुल, खासकर जब टाइम लिमिट हो और लिखना ज्यादा हो। दूसरी एक और बात है जो थोड़ी सब्जेक्टिव है, मतलब व्यक्तिगत राय वाली, वो है इसकी दिखावट, अपीयरेंस। कुछ लोगों को ये लिखावट शायद थोड़ी सी बचकाना टाइप की लग सकती है या कम मैच्योर और प्रोफेशनल, शायद इसलिए कि इसे शुरुआती लिखावट मानते हैं। अच्छा, तो ये हुई प्रिंट की कहानी। अब आते हैं दूसरी तरफ, कर्सिव स्क्रिप्ट, जिसे हम जुड़ी हुई लिखाई या रनिंग हैंडराइटिंग भी कहते हैं। इसमें तो अक्षर एक फ्लो में बिना पेन उठाए जुड़ते जाते हैं। जी हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा माना जाने वाला फायदा सामने आता है, तेज रफ्तार, फास्टेस्ट स्पीड। लेख के मुताबिक एक बार अगर इस पर अच्छी कमांड हो जाए तो पेन बिना रुके चलता है। इससे लिखने की स्पीड प्रिंट के मुकाबले काफी तेज हो सकती है। ये उन सिचुएशंस में फायदेमंद माना जाता है जहां टाइम कम हो और लिखना ज्यादा, जैसे आपने कहा एग्जाम हॉल या लेक्चर के नोट्स। लेकिन ये जो तेजी है, क्या ये हमेशा काम की होती है? मेरा मतलब है, अगर स्पीड के चक्कर में राइटिंग इतनी बिगड़ जाए कि पढ़ी ना जाए। ये बहुत वाजिब सवाल है आपका, और हम इस पर आएंगे भी जब कर्सिव की कमियों पर बात करेंगे। लेकिन स्पीड के अलावा एक और पॉसिबल बेनिफिट का जिक्र है लेख में, बेहतर मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। मोटर स्किल्स? जी, यानी हाथ और उंगलियों को कंट्रोल करने का हुनर। बिल्कुल, फाइन मोटर स्किल्स। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि कर्सिव लिखने में जो लगातार फ्लो और घुमाव होते हैं, उनसे हाथ, कलाई और उंगलियों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बेहतर होता है। पेन को लगातार एक जैसे प्रेशर और एंगल पर चलाना पड़ता है, तो शायद इससे ये स्किल बेहतर होती हैं।
दिलचस्प। और दिखने में कैसी लगती है कर्सिव, मतलब आम राय क्या है? जहां तक दिखावट की बात है, कर्सिव को अक्सर ज्यादा सुंदर, एलिगेंट, आर्टिस्टिक और मैच्योर माना जाता है। इसकी एक खास स्टाइल होती है। कई लोग इसे अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करने का तरीका भी मानते हैं। और हाँ, पुरानी चिट्ठियां, डॉक्यूमेंट्स देखें तो वो अक्सर इसी स्टाइल में मिलते हैं। तो इसका एक हिस्टोरिकल और फॉर्मल टच भी है। तो स्पीड, मोटर स्किल्स और एलिगेंट लुक, ये कर्सिव के पक्ष में बातें हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, सीखने वालों के लिए क्या मुश्किलें हैं इसमें? मुश्किलें हैं और काफ़ी हैं। लेख इस पर जोर देता है। सबसे पहली और बड़ी मुश्किल ये शुरुआती लोगों के लिए कठिन है, डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। प्रिंट के सीधे साधे अक्षरों के मुकाबले कर्सिव के अक्षर बनाने के तरीके और खासकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के नियम, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। हर अक्षर के जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। इसे सीखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। यानी सीखने का जो रास्ता है वो खड़ा है, आसान नहीं है। बिल्कुल, लर्निंग कर्व स्टीप है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पढ़ने में मुश्किल होना। अगर इसे साफ ना लिखा जाए, जरा सी लापरवाही हुई और अक्षर ऐसे बिगड़ सकते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाए। किसी की गंदी कर्सिव पढ़ना कभी कभी पजल सॉल्व करने जैसा हो जाता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मतलब स्पष्टता यहाँ कुर्बान हो सकती है। हाँ, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। कुछ लोगों की कर्सिव पढ़ना तो वाकई एक चैलेंज होता है। जी, और यही हमें अगले जरूरी पॉइंट पर लाता है जिसका जिक्र लेख में है, इसका किताबों से मेल न खाना, मिसमैच विद बुक्स। जैसा हमने पहले बात ही थी, बच्चे किताबें पढ़ते हैं प्रिंट स्क्रिप्ट में। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हें स्कूल में लिखने को कहा जा रहा है कर्सिव, तो उनके दिमाग को दो अलग अलग विजुअल सिस्टम से डील करना पड़ रहा है। एक पढ़ने के लिए, दूसरा लिखने के लिए। ये खासकर शुरू में जब वो अक्षर और साउंड का कनेक्शन बना रहे होते हैं, काफी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ये तो वाकई एक बड़ी मुश्किल लगती है। एक तरफ वो अक्षर पहचान रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें एक बिल्कुल अलग तरीके से लिखना सिखा रहे हैं। सही कहा। और यहीं से बात आती है उस खास ग्रुप की जिस पर लेख का फोकस है, हिंदी माध्यम के छात्र। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख एक बहुत ही बारीक पर जरूरी बात उठाता है। देखिए, हमारी हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी, वो भी एक तरह से जुड़ी हुई लिपि ही है। अक्षर जुड़ते हैं, लेकिन उसका तर्क, उसका लॉजिक अंग्रेजी कर्सिव से बिल्कुल अलग है। अच्छा, कैसे अलग है? हम हिंदी में अक्षर लिखने के बाद उनके ऊपर एक सीधी लाइन खींचते हैं, है ना? शिरोरेखा कहते हैं उसे। और ज्यादातर अक्षर इसी शिरोरेखा से जुड़ते हैं, जैसे उससे लटक रहे हों। जबकि अंग्रेजी कर्सिव में अक्षर नीचे की लाइन, बेस लाइन से या कभी-कभी बीच से ऐसे लहरदार तरीके से जुड़ते हैं। उनका फ्लो, उनका जुड़ने का एंगल, सब कुछ देवनागरी से बिल्कुल अलग है। ओहो, तो जुड़ने का पूरा सिस्टम ही फर्क है। ये बात तो मैंने पहले इस तरह सोची ही नहीं थी। हाँ, और अब उस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बारे में सोचिए, जो पहले ही एक नई भाषा अंग्रेजी, उसके नए शब्द, उसका अलग ग्रामर, वो सब सीखने के स्ट्रगल से गुजर रहा है। उसके लिए अंग्रेजी कर्सिव सीखना, जिसका स्ट्रक्चर और जुड़ने का तरीका उसकी अपनी भाषा की लिपि से बिल्कुल अलग है, ये एक तरह का डबल बर्डन, दोहरा बोझ बन जाता है। बिल्कुल। उसे न सिर्फ भाषा के कंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि लिखने के एक बिल्कुल नए, अनजाने और मुश्किल तरीके पर भी मेहनत करनी है। ये तो सीखने की प्रोसेस को और मुश्किल बना देगा। निश्चित रूप से। और इससे बच्चे डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। उनका फोकस भाषा सीखने से हटकर सिर्फ लिखावट सुधारने पर अटक सकता है। इसीलिए लेख इस बात पर जोर देता है कि छात्रों के लिए, खासकर शुरुआती स्टेज में, पहला लक्ष्य लिखने की स्पीड नहीं होना चाहिए, रफ्तार जरूरी नहीं है। तो फिर पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला लक्ष्य होना चाहिए स्पष्टता, क्लैरिटी, ऐसा लिखना कि आसानी से पढ़ा जा सके। और दूसरा, लिखने में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करना। जब बच्चा साफ साफ, बिना झिझक के अक्षर और शब्द लिखना सीख जाता है, तो वो भाषा पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता है। स्पीड तो प्रैक्टिस के साथ बाद में भी आ सकती है, अगर जरूरत लगे तो, लेकिन फाउंडेशन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का होना चाहिए। ये बात बहुत वजनदार लगती है कि भाई नींव मजबूत होनी चाहिए, इमारत की ऊंचाई तो बाद में भी बढ़ सकती है। तो फिर इन सारे तर्कों को देखते हुए लेख का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कौन सा रास्ता बेहतर है, प्रिंट या कर्सिव? लेख का निष्कर्ष काफी साफ है और वो सीखने के अलग अलग लेवल को ध्यान में रखता है। पहला, शुरुआती छात्रों के लिए, मतलब जो अभी अंग्रेजी लिखना सीख ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम के हों, उनके लिए नॉर्मल प्रिंट स्क्रिप्ट साफ तौर पर ज़्यादा फायदेमंद है, क्लियर विनर है। वजह वही जो हमने डिस्कस की, सीखने में आसान है, पढ़ने वाली स्क्रिप्ट से मैच करती है, कन्फ्यूजन कम, और ये लिखने की एक मजबूत नींव बनाती है। यहाँ पूरा जोर क्लैरिटी पर है। ठीक है।
और बाद के लिए? दूसरा, बाद के स्टेज के लिए लेख का सुझाव है कि एक बार जब छात्र प्रिंट लिखने में कंफर्टेबल हो जाए, अक्षर पहचानें, ठीक ठाक पढ़ लें, छोटे वाक्य बना लें, तब अगर ज़रूरत महसूस होती है, जैसे लिखने की स्पीड बढ़ानी है, तो कर्सिव को एक वैकल्पिक कौशल, मतलब एक ऑप्शनल स्किल के तौर पर सिखाया जा सकता है। इसे कंपलसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब शुरुआत प्रिंट से, फाउंडेशन पक्का करें और बाद में ज़रूरत हो तो कर्सिव का ऑप्शन रखें। ये बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका लग रहा है। हाँ, और लेख एक बहुत पते की बात कहता है जिसे याद रखना चाहिए। एक साफ सुथरी, आसानी से पढ़ी जाने वाली प्रिंट लिखावट हमेशा एक गंदी, उलझी हुई और मुश्किल से पढ़ी जाने वाली कर्सिव लिखावट से बेहतर होती है। आखिर में मकसद तो यही है ना कि जो लिखा है वो सामने वाला समझ सके, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि अंग्रेजी लिखने की शुरुआत के लिए नॉर्मल प्रिंट स्क्रिप्ट एक ज्यादा लॉजिकल, कम बोझ वाला और मजबूत बेस बनाने वाला रास्ता है, खासकर शुरू करने वालों के लिए और उन छात्रों के लिए जो पहले से देवनागरी जैसी अलग लॉजिक वाली लिपि जानते हैं। कर्सिव बाद में एक एक्स्ट्रा स्किल की तरह आ सकता है, पर प्रायोरिटी क्लैरिटी और समझ होनी चाहिए। और यहीं से एक और सोचने वाला सवाल उठता है, जिसका जिक्र लेख में सीधे तो नहीं है, पर आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। हम बात करें हैंड राइटिंग की, हाथ से लिखने की, चाहे वो प्रिंट हो या कर्सिव। लेकिन आज हम जी रहे हैं डिजिटल युग में, कीबोर्ड पर, टच स्क्रीन पर टाइपिंग, यही कम्युनिकेशन का मेन तरीका बनता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में किसी भी तरह की हैंडराइटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी रह जाएगी? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। क्या स्कूलों में हैंडराइटिंग सिखाने पर इतना जोर देना अब भी उतना ही जरूरी है? या शायद सवाल ये है कि क्या हाथ से लिखने का जो फिजिकल एक्ट है, पेन या पेंसिल से कागज पर अक्षर बनाना, क्या उसका अपने आप में कोई कॉग्निटिव बेनिफिट है? क्या ये हमारे दिमाग के डेवलपमेंट, हमारी मेमोरी, हमारे सोचने के तरीके पर कोई असर डालता है जो शायद टाइपिंग से नहीं मिलता? कुछ रिसर्च इस तरफ इशारा तो करती हैं कि लिखने का जो फिजिकल काम है वो सीखने और याद रखने में मदद करता है। तो मतलब भले ही रोज की जरूरत कम हो जाए, पर क्या हैंडराइटिंग सीखना दिमाग के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है? ये मुमकिन है। तो जब हम प्रिंट बनाम कर्सिव पर बहस करते हैं, शायद हमें एक स्टेप पीछे हटकर यह भी सोचना चाहिए कि खुद हैंडराइटिंग की क्या अहमियत है और क्या हमें इसे किसी न किसी रूप में जिंदा रखना चाहिए, भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आने वाले वक्त में और ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी।